हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहमनी किंगडम के बारे में। बहमनी किंगडम एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम था जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ये मर्ज करता है डेक्कन वाले हिस्से में इंडिया के। एंड ये किंगडम बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी यूजीसी नेट और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस किंगडम के बारे में। एंड ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। सो नाउ लेट्स डिस्कस द बहमनी किंगडम। सो बहमनी किंगडम, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, बहमनी किंगडम को बहमनी सल्तनत भी बोला जाता है क्योंकि एक मुस्लिम किंगडम था, इसलिए इसको बहमनी सल्तनत भी बोला जाता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिवल इंडियन स्टेट आप कह सकते हैं इसको, यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में जब दिल्ली सल्तनत अपने पीक पर थी, अपने ग्लोरियस पीरियड में थी, उसके धीरे धीरे उसके बाद ही हम देखेंगे 1347 में जब दिल्ली सल्तनत पे तुगलक्स रूल कर रहे थे, उसी समय बहमनी किंगडम को एस्टेब्लिश किया जाता है डेक्कन वाले हिस्से में इंडिया के, यानी कि साउथ इंडिया में आप कह सकते हैं ब्रॉडली। तो जब दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया को रूल कर रही थी इंडिया में, उसी समय डेक्कन में या फिर साउथ इंडिया में आप कह सकते हैं बहमनी किंगडम एज अ रीजनल स्टेट एमर्ज करने लगा, जिसने रूल किया डेक्कन वाले एरिया को। और इसी के कॉन्टेम्प्रेरी हम देखेंगे विजयनगरा भी इमर्ज करने लगा। एंड आगे चल कर के विजयनगरा वर्सेस बहमनी किंगडम हुआ, यानी कि दोनों के बीच में एक बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट रहा, क्लैश चलता रहा, जिसके बारे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। सो बहमनी किंगडम एक इम्पोर्टेंट मुस्लिम किंगडम था आप कह सकते हैं। डेक्कन में मर्ज हुआ, कब से कब तक रहा? 1347 से 1527। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। और 1347 जब ये एस्टेब्लिश की गई बहमनी किंगडम को, तब उस समय नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत थी, और दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी का रूल था? तुगलक डायनेस्टी। ये हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं बहमनी सल्तनत की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में। तो ये डेक्कन प्लेटो को कवर करता था साउथ इंडिया के। देखिए, डेक्कन और साउथ इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा साउथ इंडिया कवर हो रहा है, लेकिन अगर डेक्कन की बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उसके आसपास के रीजन की। तो ये ध्यान रखना है। तो डेक्कन वाला रीजन आप कह सकते हैं एक तरह से साउथ इंडिया से थोड़ा ऊपर है और सेंट्रल इंडिया की थोड़ा नीचे है, ऐसे लगभग वही एरिया। एंड डेक्कन प्लेटो को कवर करता है। आज के प्रेजेंट डे स्टेट्स की बात करें तो ये महाराष्ट्र को कवर करता है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कवर करता है। इसी के साथ कुछ कुछ हिस्से हम देखेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश के भी इस किंगडम के तहत आते थे। तो ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए, इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या क्या था, कहाँ तक फैला हुआ था। इस लिहाज से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम में मर्ज किया दिल्ली सल्तनत के समय पर साउथ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं टू बी स्पेसिफिक इन डेक्कन एरिया। गुलबर्गा इसकी कैपिटल सिटी रही बहमनी सल्तनत की, लेकिन शुरुआती दिनों में, क्योंकि बाद के दिनों में इसकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया बिदार में। तो शुरुआत में इसकी कैपिटल गुलबर्गा रही, उसके बाद बिदार रही। अच्छा, इस किंगडम को फाउंड किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। थोड़ा बड़ा नाम है पर याद रखना है आपको, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने इसको फाउंड किया, इस किंगडम को 1347 में। इनके बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि ये दिल्ली सल्तनत के ही एक गवर्नर रह चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। तो उनको तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से खुद को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम कर दिया, यानी कि बहमनी, ये जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, इन्होंने खुद को दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जबकि ये एक गवर्नर थे दिल्ली सल्तनत के, यानी कि ये उससे अलग हो गए और अलग होके इन्होंने दिल्ली सल्तनत को छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने डेक्कन में, यानी कि आप कह सकते हैं साउथ इंडिया के डेक्कन वाले एरिया में बहमन किंगडम को एस्टेब्लिश किया, जिसे बहमनी सल्तनत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सल्तनत? क्योंकि एक मुस्लिम किंगडम था। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन थे ये? सो बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी बोला जाता है, ये 1347 में, जैसा कि अभी हमने देखा, बहमनी किंगडम को एस्टेब्लिश करते हैं और एक टाइटल एज्यूम करते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी कि इनका पूरा नाम, एक जो इन्होंने टाइटल एज्यूम किया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये कब किया? जब ये इन्होंने जब इन्होंने बहमनी किंगडम को एस्टेब्लिश किया। इन्हें जफ़र खान भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। ये अभी हमने बात की भी थी कि ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनके अंडर ये गवर्नर थे। और मोहम्मद बिन तुगलक, आप अगर दिल्ली सल्तनत की वीडियो देख चुके होंगे इस चैनल पे, जो कि अवेलेबल है मेडिवल इंडियन सीरीज़ के नाम से, तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे?
वो एक दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी के रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। तो ध्यान रखनी ये चीज़ें। सो मोहम्मद शाह जो कि दिल्ली सल्तनत के आप कह सकते हैं एक रूलर थे, उन्हीं के अंडर ये गवर्नर थे, और बाद में इन्होंने उस पोजीशन से खुद को उस पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया आप कह सकते हैं, और फिर बाद में खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म किया, और वो कौन सा था? बहामनी किंगडम। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इनके किंगडम का एक्सटेंड कहाँ तक था। देखिए, बाहमन किंगडम को का ज्योग्राफिकल एक्सटेंड इनके समय के ज्योग्राफिकल एक्सटेंड से अलग है, क्योंकि बाहमन किंगडम शुरुआत में थोड़ा छोटा रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ होगा, तो वो फैला होगा, उसके बाद जब डिक्लाइन हुआ होगा तो वापस से वो कम हो गया होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अलाउद्दीन हुसैन जो कि एक पहले रूलर थे बाहमनी किंगडम के, उनके समय जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा किंगडम, ज्योग्राफिकली देखें उसका एक्सटेंड तो उतना बड़ा नहीं रहा होगा, क्योंकि शुरुआती दिन थे। तो अगर हम देखें शुरुआती दौर में, तो ये कृष्णा तक, अगर हम देखें पूरा दक्कन कवर करता था, कृष्णा रिवर तक। कृष्णा रिवर काफ़ी साउथ इंडिया तक पहुँचती है। एनीवे, सो गुलबर्गा इनके समय पे कैपिटल रही, जो हमने देखा, और फिर हमने ये भी देखा था भी कि बाद में ही गुलबर्गा कैपिटल शिफ्ट कर दी गई। ओके, सो पर इनके टाइम पे कैपिटल क्या थी? गुलबर्गा, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने अपने किंगडम्स को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया, और इनके समय पे जो प्रोविंसेस में डिवीज़न हुआ इनके किंगडम का, उनको तरफ्स बोला जाता था। जैसे कि आप देखेंगे अलग, जैसे आज इंडियन स्टेट में जो कि एक फेडरेशन है इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ आज के इंडियन प्रेजेंट डे इंडिया की बात अगर हम करें, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं। उसी तरह से इन्होंने स्टेट्स को फॉर्म किया अपने किंगडम में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को स्मूथ किया जा सके। और उनको उस समय क्या बोला जाता था? तरफ्स। तरफ्स, और तरफ्स के हेड जो होते थे उनको तरफदार्स। अगर आज के परलेंस में इनको देखें तो तरफदार्स मतलब चीफ मिनिस्टर, और तरफ्स मतलब स्टेट्स या प्रोविंसेस। आई गेस ये चीज़ें क्लियर हैं। आगे बात करते हैं। इनको सक्सीड किया फिरोज शाह बामनी ने, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं। एंड फिरोज शाह बामनी का रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1397 से 1422 एडी तक रहा। एंड इन्होंने इनके समय का खास बात ये रही कि इन्होंने विजयनगरा के जो रूलर थे देवराय फर्स्ट, उनको डिफीट किया, उनको हराया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनके लिए, क्योंकि इनका अभी हमने बात भी की जैसे कि विजयनगरा से इनका कॉन्फ्लिक्ट और कांस्टेंट एक तरह से राइवलरी चलती रही, और उस राइवलरी के तहत कभी बहामनी डिफीट कर रहे हैं विजयनगरा को, कभी विजयनगरा डिफीट कर रहे हैं बहामनी रूलर्स को। ये कांस्टेंट राइवलरी चलती रही, और इस राइवलरी के तहत दोनों के बीच में क्या रहा? क्लैश होता रहा, और दोनों किंगडम कहीं ना कहीं मजबूत नहीं हुए बल्कि वीक हुए। दोनों किंगडम पर इसका इम्पैक्ट रहा पड़ा। और राइवलरी क्यों हो रही थी ये भी हमें समझना जरूरी है। क्या क्या वजह थी जिस वजह से राइवलरी हो रही थी, क्लैश हो रहा था विजयनगरा और बहामनी में? तो राइवलरी की वजह थी फर्टाइल प्लेन्स जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में थे। तुंगभद्रा एक दोआब जो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में था, एक जगह जो थी इन दोनों रिवर्स के बीच में, ट्रिब्यूटरीज जो थे कृष्णा की, वो एक बड़ा फर्टाइल एरिया था जिससे बहुत सारा रिवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। तो कौन रूलर नहीं चाहेगा कि वो फर्टाइल एरिया उनके किंगडम में आए? कौन नहीं चाहेगा? तो इसलिए दोनों चाहते थे कि वो एरिया इनके पास आए, और उसी रीज़न की वजह से इन दोनों के बीच में क्लैश रहा, विजयनगर और बहामनी के बीच में। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बट फिरोज शाह बहामनी, सॉरी फॉर एनीवे। सो बेसिकली फिरोज शाह बहामनी, इनके समय पर अभी हमने देखा विजयनगरा रूलर देवराय को डिफीट किया इन्होंने। और तो फिरोज शाह बहामनी ने किसको सक्सीड किया था? अलाउद्दीन हसन बहामन शाह को, जो कि फाउंडर थे इस डायनेस्टी के या किंगडम के आप कह सकते हैं। और अलाउद्दीन हसन बहामन को सक्सीड किया फिरोज शाह बहामनी ने, और फिरोज शाह बहामनी को सक्सीड किया अहमद शाह ने, जैसा आप देख सकते हैं स्लाइड्स में। आगे बात करते हैं। नाउ मोहम्मद शाह थर्ड जो कि अनदर इम्पोर्टेंट रूलर हैं, इसलिए मैंने इनका नाम अलग से जोड़ा और यहाँ पे स्लाइड्स में अलग से इनको स्पेस दिया है। ये सुल्तान बने लेकिन एट द एज ऑफ 9। लेकिन इन इनके मतलब ये रूलर एज इम्पोर्टेंट नहीं थे, बल्कि इनके समय मोहम्मद गवान जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहे, वो रेजिन थे इनके, एक तरह से आप कह सकते हैं चीफ एडवाइज़र, क्योंकि ये मोहम्मद शाह थर्ड जो थे वो सुल्तान बने एट द एज ऑफ 9। अब इतनी कम उम्र में आपको कोई ना कोई एडवाइज़र चाहिए जो आपको गाइड करे आपकी पॉलिसीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए और बाकी पॉलिसीज़ के लिए। सो मोहम्मद गवान एक तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली ही वाज द chief architect of the empire at the moment, not empire but kingdom at the moment, we have to understand this. So I guess this is clear to you. और इसीलिए इस समय को
बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मोहम्मद गवान के समय को, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड इसी समय देखेंगे पर्शियन जो है, पर्शियन जो थे वो इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देखो कोर्ट में एक राइवलरी चल रही थी। अभी देखा हमने कि बहमनी शाह की राइवलरी चल रही थी विजयनगरा के साथ। विजयनगरा जो कि एक हिंदू किंगडम था और बहमनी जैसा अभी हमने देखा एक मुस्लिम किंगडम है, दोनों के बीच में राइवलरी चल रही थी। तो विजयनगरा एक तरह से एक्सटर्नल थ्रेट था किसके लिए, बहमनी के लिए, बहमनी सल्तनत के लिए। लेकिन बहमनी सल्तनत के लिए सिर्फ एक एक्सटर्नल थ्रेट ही नहीं था, बल्कि इंटरनल भी थ्रेट्स बहुत सारे थे। जैसे कि इन्हीं के अगर हम कोर्ट की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग ट्राइब एथनिसिटी के लोग इनके कोर्ट में थे, रूलर्स के कोर्ट में आप कह सकते हैं, किंगडम में जो रूल कर रहे थे। तो हर एथनिसिटी के लोग चाहते थे कि उनका डोमिनेशन रहे गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसी वजह से क्लैश चलता था बहमनी किंगडम के अंडर भी। जैसे आज आप देख सकते हैं इंडिया का क्लैश अपने नेबरहुड से चलता है। जैसे इंडिया का क्लैश चाइना से, पाकिस्तान से चलता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है बल्कि इंटरनल थ्रेट भी हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में एक दूसरे से क्लैश रहता है डेमोक्रेसी में, जो कि ऑब्वियस है। उसके अलावा इंटरनल थ्रेट्स की बात करें तो नक्सलिज्म है इंडिया में, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, जो कि हर कम्युनिटी चाहती है कि डोमिनेशन। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी एक तरह से डोमिनेशन को लेकर के क्लैश चलता रहा इंटरनली। आगे देखें तो मोहम्मद गवान जो थे वो एक लीडरशिप बने बहमनी किंगडम के, बहुत पावरफुल उन्होंने लीडरशिप दी। उनके टाइम पर कोंकण, उड़ीसा, संगमेश्वर, विजयनगरा, काफ़ी मतलब रूलर्स को डिफीट किया गया। और अल्टीमेटली मोहम्मद शाह थर्ड जो थे उनकी डेथ हो जाती है 1482 में। और उन्हीं के समय जो मोहम्मद गवान थे जो असल में कंट्रोल कर रहे थे एम्पायर को, देखा ना अभी अपने, मोहम्मद शाह थर्ड तो एक तरह से नाम के थे, और लेकिन असली काम मोहम्मद गवान कर रहे थे, जो कि उनकी बेसिकली उनके एक तरह से एडवाइज़र थे, चीफ एडवाइज़र। एंड इनके आगे आने वाले सक्सेसर वीक रहे, जिस वजह से अल्टीमेटली इसका डिक्लाइन हुआ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखेंगे कि हम ये एक फ्यूडल टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था इधर, दिल्ली सल्तनत के जैसे काफ़ी हद तक था, जिसमें नोबल्स डिपेंडेंट थे इनके ऊपर। जैसे तरफदार हमने देखा, तरफ्स जो कि एक तरह से यूनिट्स थी, प्रोविंशियल यूनिट्स थी, उनके हेड को तरफदार्स बोलते थे। लगभग ये काफ़ी हद तक इक्ता सिस्टम से और दिल्ली सल्तनत के ही मॉडल से मिलता है। तरफ हमने देखा एक किंगडम डिवाइड किया गया, तरफदार उनके हेड हुए। तो इसी तरह से अच्छा गवान जो अभी हमने देखा रिसेंटली, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं क्योंकि तोडरमल, अगर आपने सुना हो नाम कभी, मुगल एम्पायर में इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। उसी तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवान ने भी इंट्रोड्यूस किए, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मॉस्क, मदरसास, लाइब्रेरीज बिल्ड की गई समय। जुमा मस्जिद गुलबर्गा में बिल्ड किया गया, गोलकोंडा फोर्ट बिल्ड किया गया, गोलबाज बीजापुर में इस्टेब्लिश किया गया, मदरसास मोहम्मद गवान ने इस्टेब्लिश किए। बिदार को एक सेंटर बनाया गया कादरी सूफ़ी ऑर्डर का। सूफ़ी ऑर्डर एक कादी है, 4 सूफ़ी ऑर्डर है, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी, उसी में से एक है कादरी, जो कि प्रोमिनेंट था बिदार में। और एक तरह से आप कह सकते हैं बहमनी शाह के बहमनी किंगडम के के दरमियान हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में भी लिटरेचर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक तरह से ये हब बन गया, एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चरल रिवोल्यूशन का, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कि दिल्ली तक ही कन्फाइन था इससे पहले, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स की वजह से। एनीवे, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स डिक्लाइन। डिक्लाइन क्यों हुआ बहमनी सल्तनत का? डिक्लाइन इसलिए हो क्योंकि विजयनगरा से इसकी कांस्टेंट राइवलरी चल रही थी, इंटरनल स्ट्राइफ भी था इसके भीतर। हमने देखी अभी विजयनगरा की वजह से इनका मसला चल रहा था, जो कि कांस्टेंट राइवलरी चल रही थी विजयनगरा से, जो कि एक हिंदू किंगडम था और ये बहमनी किंगडम एक इस्लामिक किंगडम था। पर वजह सिर्फ रीज़न नहीं है। देखिए हिस्ट्री में एक कम्युनल इंटरप्रिटेशन देना सही नहीं है हर समय, इकोनॉमिक रीजंस भी थे। हमने देखा कि विजयनगरा और बहमनी किंगडम का जो क्लैश था उसका मेन रीज़न तो एक फर्टाइल ट्रैक था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का एक पोर्शन है। इसके अलावा इनका इंटरनल स्ट्राइफ अगर देखेंगे, पर्शियन वर्सेस हब्सीस और बाकी ट्राइब्स का, एथनिक ट्राइब्स का कॉन्फ्लिक्ट होना, इन सब की वजह से अल्टीमेटली हम देखेंगे लेट 15वीं सेंचुरी में डिक्लाइन होता है। एंड 5 नए किंगडम्स का एमरजेंस होता है, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार, गोलकुंडा और बिदार। बीजापुर बाद में एक तरह से इसको सक्सीड करता है बहमनी किंगडम को, और विजयनगरा से अपनी जो राइवलरी उसको कंटिन्यू करता है। और बिदार और बिरार छोटे छोटे किंगडम रहते हैं। गोलकुंडा उड़ीसा में इमर्ज करता है और अहमदनगर का एक अलग से एग्जिस्टेंस होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।